हाय। आज के पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पर बात करने जा रहे हैं। सेंसिटिव इशू ये है कि लेट मी स्टार्ट द स्लाइड्स। सेंसिटिव इशू ये है कि बात हमारे बच्चों के भविष्य की है और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई है। एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह रिकमेंडेशन दी है कि मदरसा बोर्ड को भंग कर देना चाहिए और स्टेट के द्वारा जो मदरसा को फंडिंग दी जाती है उनके एजुकेशन सिस्टम के लिए वो फंडिंग रोक देनी चाहिए। हम इस पूरे मुद्दे को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम किस सीक्वेंस में बात करेंगे वो आपको एक बार पहले बता देता हूँ। द एजेंडा ऑफ द पॉडकास्ट वुड बी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि न्यूज़ क्या आई है, जैसा कि आप यहाँ पर स्लाइड में देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरा, इसके बाद में हम ये देखेंगे कि एनसीपीसीआर ने आखिर रिकमेंडेशंस क्या दी है, उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं और ऐसे सुझाव क्यों दिए हैं, यानी कि इसमें हम ये समझेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। थर्ड फेज में हम ये समझेंगे कि एनसीपीसीआर के प्रोविजंस क्या है, एनसीपीसीआर क्यों एस्टेब्लिश हुआ, इसके क्या अधिकार हैं, उसको हम देखेंगे, उसका विजन देखेंगे और इसके साथ में लास्ट में एग्जाम पर्सपेक्टिव वाली बात जरूर करेंगे, जो कि हमारा मैंडेट है कि इससे आपके एमसीक्यू क्या बन सकते हैं और यूपीएससी मेंस लेवल का क्वेश्चन क्या बन सकता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस मुद्दे को। सबसे पहली बात ये कि यहां पर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एनसीपीसीआर ने इस चीज के लिए रिकमेंडेशंस की है कि जितने बोर्ड बने हैं मदरसा के लिए उन बोर्ड को भंग कर देना चाहिए और इनकी फंडिंग को रोक देना चाहिए। ये एक चौंकाने वाला कुछ खुलासा इन्होंने किया। इन्होंने बोला मदरसा बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि बाल अधिकारों का यहां पर हनन हो रहा है। कौन से बाल अधिकारों का यहां पर हनन हो रहा है? दिस इज द मेन इशू। अब हम इसके साथ में एक चीज और देख लेते हैं कि आखिर ये आए कहां से, यानी कि जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का एस्टेब्लिशमेंट क्या है और ये क्या है। तो ये इसके हेड हैं, प्रियंक कानूनगो इनका नाम है, और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005 के एक एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। एक्ट बनाकर जब एस्टेब्लिश किया जा सकता है तो आप ये समझते हैं कि ये एक संवैधानिक निकाय हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ WCD, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करता है। मैंडेट क्या है इसका? एंश्योर द लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलाइन विद द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। 0 से 18 तक के बच्चों के लिए जितने भी कानून हैं, कानून चाहे पहले से बने हुए हैं, ये चीज समझना, लॉज बने हुए हैं, पॉलिसीज कोई भी नई पॉलिसियां बन रही है, कोई भी नई नीतियां अगर बन रही है, कोई भी नए कार्यक्रम बन रहे हैं वो, कोई भी नए प्रोग्राम्स बन रहे हैं वो, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो, उन सबको ऑब्जर्व करना, उस सबको ओवरऑल देखना इनका काम होता है। हमने ऐसा आयोग क्यों बनाया? तो यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है CRC, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। इस पर हम 1992 में कमिटमेंट कर चुके हैं। इस ट्रीटी पर भारत इसका सिग्नेटरी है, हस्ताक्षर करता है कि हम हमारे यहां पर ऐसा एक आयोग बनाएंगे। अब हम पहले ये समझते हैं कि ये सारा मुद्दा क्या है। तो अगर हम मदरसा को अज्यूम करें, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कि मदरसा एजुकेशन में क्या परिस्थितियां होती है और बच्चे किन परिस्थितियों में पढ़ रहे होते हैं, इस चीज को आप अज्यूम करके इसको कोरिलेट करने की कोशिश करना। ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। सेंसिटिव मुद्दा इसलिए कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। ये वो लोग हैं, ये वो जनरेशन है जो आने वाले पीढ़ियों को हमारी सुधारेंगे। तो इस जनरेशन के साथ में, इनके साथ में क्या हो रहा है, ये चीज यहां पर पॉइंट आउट की गई है। चिल्ड्रन जो मदरसा को अटेंड कर रहे हैं या मदरसा में अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए आयोग ने कहा है कि इनको फॉर्मल स्कूल्स में एडमिशन करवा देना चाहिए। इनका जो जनरल स्कूल्स चल रहे हैं उनमें एडमिशन करवा देना चाहिए। और इसके साथ में एक और बात कही है, कई जगह पर ऐसा भी होता है कि नियर बाय स्कूल नहीं है या कई नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे भी मदरसा में पढ़ रहे होते हैं, उनको भी वहां से निकाल कर और उनको जनरल स्कूल्स में एडमिशन करा देना चाहिए। और इसके साथ ही जब तक मदरसा और मदरसा बोर्ड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है, तब तक इन्हें बंद कर देना चाहिए। सो द थिंग इज कि इन्होंने इस चीज की डिमांड करी है आयोग ने कि इन्हें RTE 2009 का पालन करना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इन्हें बंद कर देना चाहिए, इनकी फंडिंग रोक देनी चाहिए। क्यों? अब इस बात को समझते हैं। मेन रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये मोस्टली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। इस बात को ऐसे समझना, अब ये हिंदू मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मुद्दे से इतर इस चीज को ऐसे समझा जाए, व्हाट वी नीड फॉर द एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए भविष्य में क्या चीज आवश्यक है। या आज की दुनिया में हम देखें, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ भारत की ही बात करें, तो आप ये देख सकते हैं कि भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। उस कंपटीशन में आप कहां स्टैंड करते हैं? तो जो तालीम आप यहां पर ले रहे हैं
जो तालीम बच्चों को यहाँ पर दी जा रही है और जिन परिस्थितियों में बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या वो तालीम आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है? ये बच्चा जब यहाँ से पढ़कर निकलेगा तो क्या वो फॉर्मल एजुकेशन या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जब जा रहा है तो वहां पर वो इस लायक होगा कि वो अदर बच्चे के साथ कंपीट कर सके? और क्या ये तालीम लिया हुआ बच्चा जब रोजगार के लिए बाजार में जाता है तब इसके पास क्या स्किल है, क्या हुनर इसने सीखा, क्या लॉजिक इसने सीखा, क्या साइंस इसने सीखा? तो अगर ऐसी जगह पर जहां पर कोई फॉर्मलाइजेशन नहीं है, यानी कि उनका एक जो आरटी के अंतर्गत एक फिक्स करिकुलम होना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम करिकुलम इसलिए बनाते हैं कि हमें यह पता होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, तभी बच्चे को रोजगार मिलेगा। तो उस चीज को क्या वो फुलफिल कर पा रहे हैं, उस लेवल को क्या वो अटेंड कर पा रहे हैं? अगर वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो एक मेजोरिटी पॉपुलेशन जो भारत में हिंदू के बाद में सबसे बड़ा दूसरा तबका है मुस्लिम, वो मेजोरिटी पॉपुलेशन के बच्चे या आने वाली जनरेशन अपने आप में हम बेरोजगारों की एक भीड़ तैयार कर रहे हैं और उन बच्चों के पास में कंपटीशन में खड़े होने के लायक कुछ भी नहीं है। अगर इसी स्तर पर, इसी लेवल पर मदरसा चलते रहे तो इनको आरटीई के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए अपने करिकुलम को सुधारना चाहिए और इसके साथ में ये चाहिए कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट हो। तो व्हाट कानूनगो सेड इन द लेटर दैट एक्सक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग ओनली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर जो बच्चे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में होते हैं उनके इतर मदरसा में सिर्फ बच्चों को हाशिए पर रखा जा रहा है, उनका एक्सक्लूजन हो रहा है। रिपोर्ट का नाम अगर देखा जाए तो रिपोर्ट का नाम है गार्जियंस ऑफ फेथ और ऑपरेसर्स ऑफ राइट्स, यानी कि आप किसी फेथ के गार्जियन हैं। फेथ का मतलब होता है हमारा भरोसा, हमारा विश्वास। मदरसा धार्मिक संस्थाओं के नाम पर चलाए जाते हैं या धार्मिक बेस पर चलाए जाते हैं। तो क्या आप किसी पंथ, किसी धर्म, किसी मान्यता के गार्जियन है या फिर आप ऑपरेसर ऑफ राइट्स या फिर आप अधिकारों के हननकर्ता बनते जा रहे हैं? मतलब इस चीज को प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये इमोशंस का इशू नहीं होकर प्रैक्टिकल बात यह है कि उससे निकलने वाले बच्चे ने क्या सीखा। दिस इज द मेन इशू बाय द कानूनगो। यहां पर इन्होंने कहा है कि करिकुलम में एबनॉर्मलिटीज हैं, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट भी कई बुक्स में है। इवन अगर बिहार मदरसा बोर्ड की बात की जाए तो वहां पर ऐसी बुक्स मदरसा में पढ़ाई जा रही हैं ऑन द नेम ऑफ रिलीजियस, जो धर्म हम पढ़ा रहे हैं उसके नाम पर, जो पाकिस्तान में पब्लिश हुई है। कई ऐसी किताबें भी यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। और इसके साथ में अगर आप इस चीज को देख पाए तो यहाँ पर क्लियर कट हम इस चीज को फील कर सकते हैं कि जो फॉर्मल स्कूल्स में बच्चों को अभी सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं इन बच्चों को नहीं मिल रही है, जैसे कि यूनिफॉर्म्स का होना, बुक्स का होना, मिड डे मील्स का होना, वो सारी चीजें नहीं है। इसके साथ में स्कूल का जो स्टाफ है वो भी उतना ट्रेंड नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता, कि आप किसके लिए जवाबदेह हैं उसकी कमी है। अगर आप एक जनरल स्कूल को देखें, आप किसी गांव के स्कूल को भी देखें तो गांव के स्कूल के ऊपर एक बीओ लेवल का या ब्लॉक लेवल के एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल के एजुकेशन ऑफिसर होते हैं। मदरसा के ऊपर इस तरह की कोई हायरार्की नहीं है। और स्टेट लेवल के डायरेक्टर होते हैं, एजुकेशन डायरेक्टरेट होती है। उस लेवल की हायरार्की नहीं है कि आपने क्या पढ़ाया और आपका जो लर्निंग टारगेट्स हैं वो अचीव हुए या नहीं हुए। वैसी तरह की जवाबदेहिता यहाँ पर नहीं है। सो इट बिकम्स वेरी क्रूशल फॉर द जनरेशन। तो नई पीढ़ी आ रही है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो प्रोवाइडिंग ओनली रिलीजियस नॉलेज और द इस्लामिक नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट और फॉर द सिस्टम इन प्रेजेंट, ये एनसीपीसीआर ने कहा है। और एक और चीज कि ये आर्बिट्ररी मोड पे, यानी कि स्वैच्छिक मोड पर ही ये काम कर रहे होते हैं। वही मैं जो आपको बोल रहा हूं कि जो हायरार्की है, जो पूरा सिस्टम बना हुआ है एजुकेशन सिस्टम, उस एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कहीं भी स्टैंड नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने इस चीज को हाईलाइट भी किया है, एनसीपीसीआर ने इस चीज को भी हाईलाइट किया है कि एक सर्टेन ग्रुप है या एक ऐसा समूह है लोगों का जो इस चीज से भयभीत है कि अगर मुस्लिम शिक्षा प्राप्त करेगा या मुस्लिम बच्चा एजुकेटेड हो जाएगा तो उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। दिस मे बी पॉलिटिकल इशू, पर फिर भी कि आखिर उन बच्चों को पिछड़ा हुआ ही क्यों रखा जाना है, उनको एजुकेशन सिस्टम में क्यों मॉडर्न एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जानी है? तो क्योंकि वो ब्लाइंडली किसी भी एक्ट को कर लें और वो बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानते। क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन की एक सबसे अच्छी बात यह है, आप किसी भी धर्म की ले सकते हैं। मैं सिर्फ मुस्लिम धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूं, अगर हिंदू धर्म को, क्रिश्चियनिटी को, उसमें भी अगर आप सिर्फ धर्म ही पढ़ा रहे हैं तो बच्चे में साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और ये चीजें नहीं पढ़कर उनमें लॉजिक डेवलप नहीं होगा। तो जो इस करिकुलम को फॉलो नहीं कर रहे हैं उन बच्चों में लॉजिक डेवलप नहीं होगा। तो एक ऐसा ग्रुप है जो ये चाहता है कि पर्टिकुलरली ये पिछड़ा हुआ तबका पिछड़ा हुआ ही बना रहे, इसके अंदर जागरूकता नहीं आए, जिसको हम पुनर्जागरण रेनेसेंस भी कहते हैं, वो इनके अंदर नहीं आए। और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और ये वाली बात करी है, इसके साथ ही
आयोग ने इस चीज को उठाया है कि गवर्नमेंट इस दायित्व से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती, यानी कि इन्होंने सरकार को भी कि इन बच्चों की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन किस लेवल पर होनी चाहिए, वहां पर इन्होंने गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल बनाया है कि गवर्नमेंट यहां पर अपना पीछा छुड़ाकर मदरसा में फंडिंग करके और उसके बाद में हम फ्री हो गए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब सरकार भी अकाउंटेबल रहेगी यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, और क्या वो हमारी जनरेशन के लिए अपकमिंग फ्यूचर में रिक्वायर्ड है या नहीं है, या उसके लिए वो रेलेवेंट है या नहीं है। और कुछ डेटा यहां पर इन्होंने दिया है जो इतना ज्यादा आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। दिस इज द होल इशू। ओके, सो दिस सेंसिटिव इशू कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाना है। अब हम बात करते हैं कि रिकमेंडेशंस एनसीपीसीआर ने क्या दिया है, जिसमें की रिकमेंडेशंस है कि आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग या अनुच्छेद 14 जो है उसके अकॉर्डिंग ये मौलिक अधिकारों का हनन है मदरसा में जो वर्तमान में तालीम दी जा रही है। आर्टिकल 14 दो चीजों की बात करता है, आपने अगर बेसिक में पढ़ा होगा, दैट इज वन इज EBL एंड EPL। EBL का मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। कोई भी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होगा, वो कितने भी पैसे वाला है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जात का है, किसी भी जेंडर का है, वो सभी कानून के समक्ष समान है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण सभी को कानून समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। यहां पर अगर बच्चों के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या पक्षपात हो रहा है तो ये आर्टिकल 14 का अतिक्रमण है या उसका वायलेशन है। चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज को इन्होंने लिखा है और इन्होंने उसमें कहा है कि मदरसा बोर्ड जब तक नहीं RT को फॉलो करते हैं तब तक इनकी फंडिंग को रोक देना चाहिए। एंड इट्स रिपोर्ट नॉन मुस्लिम चिल्ड्रन जो हैं यहाँ पर उनको भी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली रिलीजियस जो एजुकेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। और इसके साथ में ये कहा है कि आर्टिकल 28 जो संविधान का है, जो कि धार्मिक अधिकारों के संरक्षण की बात करता है, उसमें धार्मिक अधिकारों के संरक्षण के नाम पर मदरसा चल रहे हैं, परंतु वो बच्चों के जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 14 है उन अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। यानी कि एनसीपीसीआर के रिकमेंडेशंस को अगर आप देखें तो जहां पर दो मौलिक अधिकारों का आपस में टकराट हो गई कि एक तरफ आपके धार्मिक अधिकार है, दूसरी तरफ आपके ही या बच्चों के ही शिक्षा का अधिकार है, और आर्टिकल 14 है जो कानून के समान संरक्षण का अधिकार है कि हमें समानता का अधिकार है। उन दोनों में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आर्टिकल जो एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये उसको ज्यादा प्रभावी मान रहा है, ये उसको सुपरसीड कर रहा है कि शिक्षा का अधिकार ज्यादा आवश्यक है धार्मिक अधिकार के बनिस्बत, क्योंकि वो शिक्षित होना उसका राइट है। वाई रीजन बिहाइंड दिस इज कि जब तक बच्चा खुद इस चीज को कंसिडर करने की एज में आता है, यानी कि अभी वो बच्चे हैं 0 से 18 साल के हैं, 18 साल के बाद में वो ये चीज डिसाइड करे कि हाँ मुझे अगर धार्मिक रूप से मुझे मान लीजिए कि किसी को धार्मिक कार्य ही करना है और उसकी वो एज तो हो कि वो ये डिसाइड कर सके। हम उस एज में जब वो डिसीजन लेने के अपने करियर के डिसीजन लेने की फेज में नहीं है, इतनी समझ नहीं है, तभी हम पक्षपात कर दे रहे हैं और हम इस चीज को तभी से इम्प्लांट कर देते हैं कि बच्चे को आगे जाके फ्यूचर में क्या करना है वो स्किल ही हमने नहीं दी, मतलब उसके सामने ऑप्शन ही नहीं रखे हैं। ये अपने आप में वायलेशन हो जाता है। तो आर्टिकल 28 के नाम पर अदर जो राइट्स हैं, अदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका वायलेशन नहीं किया जा सकता। दीज आर द रिकमेंडेशंस बाय द एनसीपीसीआर। ठीक है, यहां तक मुद्दा आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि विजन ऑफ द एनसीपीसीआर। इसका विजन क्या है कि ये चिल्ड्रंस वेलबींग को इंश्योर करता है कि वो उनकी वेलबींग मेंटेन रहे। इसके साथ में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोसेस, जितनी भी संस्थाओं के निर्माण है उसमें इसका, संस्थाओं के निर्माण का मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं है, बिल्डिंग का निर्माण नहीं है, संस्थाओं के निर्माण का मतलब कोई संस्था कैसे कार्य कर रही है, उसके कार्य करने की पद्धति कैसी है और उसके आउटकम्स क्या है जो बच्चों से जुड़ी हुई है, उस पर स्पेशली उस प्रोसेस को ये इंश्योर करते हैं। प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन एट लोकल लेवल एंड इंक्रीज सोशल कंसर्न। सामाजिक जितने मुद्दे हैं उनको डिसेंट्रलाइज्ड वे में, यानी कि सभी जगह लोकल लेवल पर उनकी उपलब्धता है या नहीं है। बच्चा हायर एजुकेशन में पढ़ने जाएगा, यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ने जा रहा है, वो एक अलग बात हो गई, पर जब स्कूल लेवल पर ही पढ़ रहा है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वीक केंद्रीकरण है, कोई बहुत बड़े केंद्र पर नहीं आया है, छोटे से स्तर पर है, वहां पर भी अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस चीज को ये इंश्योर करेंगे। फंक्शंस क्या है इसके कि जो एग्जिस्टिंग चाइल्ड राइट्स हैं उनके सेफगार्ड्स और जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सेफगार्ड प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पोक्सो वगैरह भी इसी के अंडर में आते हैं। सबमिट रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये समय समय पर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट बनाकर देता है कि आगे जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट हो रही हैं, जो नीतियां बन रही हैं, उनमें क्या किया जा सकता है। ये किसी भी तरह के बच्चे के अधिकारों के हनन में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं,
इन्वेस्टिगेशन का भी इनके पास में पावर है, और साथ में ये रिसर्च को प्रमोट करके इस क्षेत्र की अवेयरनेस यानी कि जागरूकता को बढ़ाते हैं। इंस्पेक्ट इंस्टीट्यूशंस, इस तरह के जो कोई भी संस्थान है जहां पर बच्चों से संबंधित कार्य है, चाहे वो डे केयर सेंटर हो, बच्चों के लिए ऑर्फनेज हो, अनाथ आश्रम वगैरह या ऐसा कुछ भी है, तो उनका भी ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जुवेनाइल होम्स जो है जहां पर बाल अपराधियों को रखा जाता है, उन बाल अपचारियों के जो केंद्र हैं उनका भी ये ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका भी इंस्पेक्शन करते हैं, और इसके साथ में उनके लिए रेमेडीज भी सजेस्ट करते हैं, यानी कि वहां पर और क्या बदलाव किए जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स और टेक स्यो मोटो एक्शन। देखिए इस चीज को याद रखना, ये स्टेटमेंट में आ जाता है अगर प्रीलिम्स में, तो वहां गलत नहीं होना चाहिए। ये कंप्लेन आई उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, पर स्यो मोटो एक्शन भी ये ले सकता है। स्यो मोटो एक्शन का मतलब ये जरूरी नहीं है इनके पास कोई कंप्लेंट लेकर गया, अगर इनको खुद से भी लगता है कि यहां पर अधिकारों का हनन हो रहा है बच्चों के, तो वहां पर भी अपना एक्शन ले सकते हैं। तो दोज आर द फंक्शंस ऑफ द एनसीपीसीआर। रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें कि इनका उत्तरदायित्व क्या है, तो आरटीई एक्ट जिसकी हमने अभी काफी स्टार्टिंग में चर्चा करी है 2009 को रिव्यू करना, इससे रिलेटेड जितने सेफगार्ड्स हैं उनको अवेलेबल करवाना और इफेक्टिव रिकमेंडेशंस देना जो कि ज्यादा प्रभावी रूप से इसको लागू किया जा सकते हैं। इसके साथ में ही पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 से रिलेटेड जितने स्पेशल कोर्ट्स हैं उन सब का भी मॉनिटरिंग ये करता है, और जो गाइडलाइंस हैं वो भी ये फॉर्मुलेट करवाता है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, जहां पर जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, जो मैंने बताया बाल अपचारी वगैरह और इस तरह के बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं उनको रखा जाना है, या इस तरह के जो जुवेनाइल प्रोटेक्शन सेंटर या केयर सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स में भी ये अपने मॉनिटरिंग करता है, और उनसे सजेस्टेड जो भी सोशल ऑडिट्स होती है वो ये करता है डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी इनको ऐसे आदेश देता है कि यहाँ के प्रोटेक्शन या यहाँ की मॉनिटरिंग आपको करनी है। दिस इज द होल इशू। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिनको आप सोल्व करने का ट्राई कीजिएगा। आंसर्स भी आपको इसके साथ में प्रोवाइड किए गए हैं। 3 क्वेश्चंस आप स्क्रीन रोक के इनको सोल्व करने का ट्राई करें, इनके आंसर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मेंस के क्वेश्चंस की बात करते हैं। मेंस में एग्जामाइन द रोल ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर इन एंश्योरिंग द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन इंडिया। ये भारत में चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट दोनों करने को इंश्योर करता है। हाउ डज इट अलाइन विद इंटरनेशनल कन्वेंशन सच एज यूएन कन्वेंशन या सीआरसी की जो हमने बात करी है, ये किस तरह से उसके साथ अलाइंड है या किस तरह से उसकी लाइन पर ये कार्य कर रहा होता है। एक्सप्लेन दिस इन 250 वर्ड्स। दूसरा एस्पेक्ट इसमें बन सकता है क्रिटिकली एग्जामाइन। इसकी टर्म को समझना, दिस इज द टेल वर्ड। क्रिटिकली एग्जामाइन का मतलब आपको इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। क्रिटिकली एनालाइज द रिकमेंडेशंस ऑफ द एनसीपीसीआर रिगार्डिंग द मदरसाज इन लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता चुका हूं कि आर्टिकल 28, आर्टिकल 14 और राइट टू एजुकेशन, ये तीनों आर्टिकल को मिलाकर ये मदरसा से रिलेटेड जो इसने रिकमेंडेशंस दी है, इन प्रोविजंस को माइनॉरिटी राइट्स, सेक्युलरिज्म और एजुकेशन सिस्टम, इन तीनों को ये रिकमेंडेशंस किस तरह से प्रभावी करती है। हाउ डू दीज रिकमेंडेशंस बैलेंस द राइट्स। ये जो इन्होंने सजेशंस दिए हैं, ये सजेशन किस तरह से इन राइट्स को बैलेंस करते हैं, इनमें समानता स्थापित करते हैं विद द नीड फॉर रिलीजियस एंड कल्चरल प्रोटेक्शन। यानी कि ये कहीं पर धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं। कौन? जो रिकमेंडेशन एनसीपीसीआर ने प्रोवाइड करी है। गेटिंग दिस? ये एक अच्छा क्रूशियल क्वेश्चन है। ट्राई टू राइट दिस एंड सेंड अस टू द मेल। Okay, this is the whole issue from my end, and please do subscribe, like and share if you like this initiative। अगर आपको लगता है कि हम प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। Have a very good day।